हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग, ये थर्ड पार्ट है ऑसिलेशंस का, और इस लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशन ये चैप्टर को एंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो द टॉपिक स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले देखते हैं हम लोग, है ना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक रिजिड सपोर्ट से, है ना, ऐसा रिजिड सपोर्ट होता है, उससे एक स्ट्रिंग लटका के एक स्मॉल स्पीयर हम लोग उसको अटैच करते हैं, और ये स्मॉल स्पीयर को बॉब कहते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, है ना, और फिर उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये ऐसा रास्ते से फिर इधर भी जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ तक जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो मोशन है वो होता है लीनियर एसएचएम, हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। देखो, इसमें ये ऐसा लग रहा है टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन है T, और ये है वेट mg। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग सिंपल कॉनिकल पेंडुलम में टेंशन को रिजॉल्व करते थे, है ना, टेंशन T डैश, यहाँ पे टेंशन T डैश को रिजॉल्व करते थे कॉनिकल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम में हम लोग mg वेट को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेट को अगर रिजॉल्व किया तो ये आएगा एक कंपोनेंट और ये आएगा एक कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो चलो इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, तो mg cos थीटा balances टेंशन T डैश। दूसरा, mg sin थीटा जो फोर्स है वो उसको अपनी जगह पे ला रहा है, मेन पोजीशन पे। इसका मतलब mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, यानी mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का आ चुका है। तीसरा, क्योंकि इसकी मोशन लीनियर एसएचएम है, तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई रूट एल बाई जी, और फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट एल बाई जी। ये हो गया इसका टाइम पीरियड के बारे में। चौथा पॉइंट, अब अगर सपोज इसका लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो यहां पे मैं डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल लिख सकता हूं एरर एनालिसिस के क्वेश्चन के लिए। यहां पे डेल्टा एल बाई एल क्या है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और डेल्टा टी बाई टी है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, याद रखो इसकी वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 5% से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करना। 5% से ज्यादा है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, है ना, तो फिर उस केस में तुमको t1 बाई t2 इज रूट L1 बाई L2, ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब ड्यूरिंग समर, है ना, एक्सपांशन के वजह से L इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, T यानी टाइम पीरियड। तो टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब ज्यादा टाइम लगा रहा है ऑसिलेशन के लिए, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एक्चुअल में टाइम कम लग रहा है, ये टाइम ज्यादा लगा रहा है। कौन? सिंपल पेंडुलम। तो बोलेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम लूजेस टाइम। ठीक है, याद रखो इन 1 डे टाइम लॉस्ट स्मॉल t इज इक्वल टू 217 इंटू कैपिटल T यानी टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। अब इसमें लेकिन याद रखो ये कंडीशन तब के, ये मैंने जानबूझ के कंसेप्ट यूज किया, यहां पे L जो था 1%
इंक्रीज हुआ। 1% वाला ही क्वेश्चन बहुत बार आया है, याद रखो। L जो है 1% इंक्रीज हुआ उसके लिए ये, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यूरिंग विंटर वाला क्वेश्चन है, अपने बुक में दिया हुआ है, बहुत से बुक में दिया हुआ है। ड्यूरिंग विंटर L डिक्रीजेस, तो टाइम पीरियड डिक्रीजेस। टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ यानी कम टाइम में ऑसिलेशन हो रहे हैं उसके, तो फास्ट हो गई। सिंपल पेंडुलम गेन्स टाइम। अब इसमें भी अगर हम लोगों ने बोल दिया कि L डिक्रीजेस बाय 1%, ये क्वेश्चन मैंने टारगेट पब्लिकेशन के बुक में देखा था, तो टाइम पीरियड लॉस्ट, टाइम लॉस्ट इन वन डे, सॉरी टाइम गेन्ड इन वन डे इज अगेन 217 इंटू कैपिटल T। सेम फॉर्मूला है, बस ये टाइम गेन का है, ये टाइम लॉस्ट का है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना सिंपल पेंडुलम के लिए, क्लियर। इसके ऊपर एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके। तो ये सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। सिंपल पेंडुलम 4 लॉज हैं। पहला लॉ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। दूसरा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट G। तीसरा, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। और चौथा, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। इसको हम लोग लॉ ऑफ आइसोक्रोनस भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये है 4 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके। सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम ये क्या है, इट इज सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड्स है तो इसका जो लेंथ आता है वो G/π² आएगा फिर, क्योंकि वो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, उसमें T की वैल्यू 2 डालेंगे तो, है ना। ऑन अर्थ L ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, LS लिखूंगा, ये नियरली इक्वल टू 1 मीटर आता है। एक्चुअली 0.99 आता है, तो अपन नियरली इक्वल टू 1 मीटर लेंगे, है ना। वैरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, ठीक है। क्या वैरी करता है उसका लेंथ, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, तो लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन प्लैनेट अपॉन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ इज G ऑन प्लैनेट अपॉन G ऑन अर्थ, which is mass of planet upon mass of earth into radius of earth upon radius of planet whole square। ये रिलेशन मैंने ग्रेविटेशन ये चैप्टर के PYQs में एक्सप्लेन किया है, तो एक बार वो रेफर कर लेना, ठीक है। तो ये था सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में, ओके। अब आता है एंगुलर SHM। एंगुलर SHM की ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। अब एंगुलर SHM के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो लिखेंगे पहले, है ना। इसका इक्वेशन जो आएगा d² थीटा अपॉन dt² प्लस ω² थीटा इज इक्वल टू 0। वो वहां पे x था लीनियर में, इसमें थीटा है एंगुलर SHM होने की वजह से, है ना। वेयर ω² वहां पे क्या था, k/m, यहां पे है c/i।
सी को हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, टॉर्शनल कांस्टेंट, और आई को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये याद रखना, टॉर्शनल कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू आ गया रूट सी बाय आई, और टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2 पाई रूट आई बाई सी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई रूट सी बाय आई। ये तो सारे वैल्यूज एंगुलर एसएचएम के लिए याद रखना है सभी ने। ओके, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। ओके, यानी एक मैग्नेट है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर म्यू है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है ना, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, जनरली आई का वैल्यू रहेगा mL²/12, क्योंकि ये रॉड होता है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर करेंगे अपन तो ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा एसएचएम का वो रहेगा 2 पाई रूट आई बाय म्यू बी, है ना। आई क्या है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या है इसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब याद रखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे पहचानना, जिसका यूनिट रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब आते हैं बी पे, बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पहचानना, जिसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल केस याद रखना। अब अगर दो मैग्नेट्स ऐसे हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ चिपकाए हुए, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका μ1 और इसका μ2, तो इस केस में इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई रूट आई अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू बी, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि सेम पोलैरिटीज हम लोगों ने बांध के रखे, सेम पोलैरिटीज नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। लेकिन अगर उल्टा है ऐसा, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, तो टाइम पीरियड जो है वो रहेगा 2 पाई रूट आई अपॉन μ1 माइनस μ2 इंटू बी, वेयर μ1 इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, μ2 इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। μ1 बड़ा होना चाहिए, μ2 छोटा होना चाहिए। अगर μ2 बड़ा है μ1 छोटा है तो μ2 माइनस μ1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है बोर्ड्स का, तो इसलिए मैंने जानबूझ के टॉपिक कवर किया है। ठीक है, अब बारी आती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस यानी वो ऑसिलेशंस जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये ऑसिलेशंस जो है ये धीरे धीरे कम होते हैं, एम्पलीट्यूड कम होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन का नहीं लगता है, टाइम पीरियड का भी नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, समझ में? क्लियर? तो ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग फोर्स, ओके, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स बोले तो वो फोर्स जिसके वजह से, है ना, एम्पलीट्यूड कम हो रहे हैं। है ना, याद रखो, इट इज डेसिपेटिव फोर्सेस, डेसिपेटिव फोर्स है ये। डेसिपेटिव फोर्स यानी एनर्जी कम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो डैम्पिंग फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी।
है ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे है तो इस पे डैम्पिंग फोर्स ऊपर लगेगा, और कितना लगेगा उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स, कम वेलोसिटी कम डैम्पिंग फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया, वो आया b, तो माइनस bv, वेयर याद रखो b इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डैम्पिंग कांस्टेंट के डायमेंशन आ सकते हैं, डायमेंशन ऑफ b, तो इट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, वेलोसिटी के l1 t-1, तो डैम्पिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस हो गए m1 l0 t-1। ठीक है, ये डायमेंशंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बातें हैं डैम्पिंग फोर्स के बारे में। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके लिए सबसे पहले अपने को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, वो क्या होता है, m d² x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx = 0। इसका 2 बार इंटीग्रेट करके अगर अपन x निकालते हैं तो x का वैल्यू आएगा a e⁻ -bt/2m, है ना, cos ω' प्लस phi। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। a यानी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड एट स्टार्ट, जब शुरुआत हुआ था ना मोशन तब का एम्पलीट्यूड। b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, ये अभी बताया मैंने। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। b डैम्पिंग कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। ω' उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ω' का जो वैल्यू आता है वो आता है √k/m माइनस b/2m होल स्क्वायर, और टाइम पीरियड का 2π √k/m माइनस b/2m होल स्क्वायर। तो ये हो गए ω' और t के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाया हम लोगों ने, याद रखो ग्राफ में एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ये ऐसा, लेकिन कौन सा ग्राफ सही रहेगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन में क्या आता है, कॉस, तो ग्राफ ऊपर से चालू होगा, यहां से नहीं चालू होगा, यहां से चालू होगा, है ना। तो ये ऐसे ग्राफ आएंगे। ठीक है, ये a रहेगा, ये माइनस a रहेगा, है ना, x वर्सेस t का ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसे ऐसे डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ओके, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों बताएंगे। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन यानी क्या, देखो सिंपल सा इमेजिन कराता हूं, तुम या तुम्हारा दोस्त, है ना, अगर एक झूले पे बैठा है और ऐसा पीछे ले जाके उसने छोड़ दिया तुमको, तो तुम जब झूल रहे हो, ये जो झूलना है वो तुमको धक्का नहीं दे रहे हैं, तुम अपने आप झूल रहे हो, तो ये जो झूलना है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। यानी जिसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, वो तुमको धक्का नहीं दे रहा है, बस तुम अपने आप झूल रहे हो। ठीक है, तुमने एक स्ट्रिंग से बॉल लटकाया, उसको ऐसा पकड़ के छोड़ दिया तो वो घूम रहा है अपने आप, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स ओन, it does so with its natural frequency or with one of its natural frequencies, है ना। तो ये ऑसिलेशन को अपन कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है ना, इन द एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल ये बाहर से लगते हैं, तो उसके जो ऑसिलेशन रहेंगे वो रहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन।
और ये जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, याद रखना इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग पीरियोडिक फोर्स, यानी जो धक्का दे रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, धक्का देने की फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है ना। इसके अंदर एक कंसेप्ट याद रखना, अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इक्वल हो जाती है तो बॉडी ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना। और इस फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस सिर्फ एक क्लास का नाम नहीं है, ये फिजिक्स का फेनोमेनन है। ओके, तो रेजोनेंस में होता क्या है, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और बॉडी वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और दैट फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस, है ना। क्लियर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है ऑसिलेशन का। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के चैप्टर से। ओके, चलो टिल देन बाय एवरीवन।